नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर सुदर्शन फाकिर का एक पुराना शेर है, बहुत चर्चित। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जब भी देश के लोग, नागरिक, संविधान में यकीन रखने वाले लोग, कायदे कानून में यकीन रखने वाले लोग प्रधानमंत्री मोदी से नफरत की राजनीति में दखल की अपेक्षा रखते हैं या प्रधानमंत्री मोदी से ये अपेक्षा रखते हैं कि देश में जो सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति हो रही है, देश में जिस तरह का माहौल हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार चौड़ी करने की जो कोशिशें हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री दखल देकर स्थितियों को कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब भी ऐसे लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हैं तो मुझे सुदर्शन फाकिर का वही शेर याद आता है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जिस प्रधानमंत्री मोदी और उनके सत्ता पर ही आरोप है कि उन्होंने बीते 10.5 सालों में देश में ऐसा माहौल कर दिया है, देश में ऐसी सांप्रदायिक राजनीति की जड़ें मजबूत कर दी हैं कि देश में हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में, हर सूबे में, हर गली में, हर चौराहे में, हर जगह यही चर्चा हो रही, हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, ज्ञानवापी और अब संभल और अजमेर। सुबह सुबह यह वीडियो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 पन्ने की एक चिट्ठी कुछ नागरिकों की तरफ से, इंडिपेंडेंट सिटीजन्स की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई है। 1.5 पन्ने की चिट्ठी है और उसमें दूसरे पन्ने में इसमें मेरे ख्याल से 17 में से कुछ आईएएस अधिकारी हैं, कुछ आईएफएस अधिकारी हैं, कुछ एक एडिटर हैं इसमें फॉर्मर, और एक फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। और इस चिट्ठी में क्या उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से की गई है? ये उम्मीद कि अब आखिरी शख्स आप ही हैं, या आप ही से उम्मीद है कि देश में जो हो रहा है उसमें आप इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवीन करेंगे और देश में स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। कौन है लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाई है? उस पर आने से पहले क्या लिखा गया है प्रधानमंत्री के नाम इस चिट्ठी में, और देश में क्या हो रहा है, कैसे ज्ञानवापी के सर्वे से शुरुआत हुई, जिसके लिए मैंने बार बार वीडियो में कहा है, इसके लिए एक आदमी अगर जिम्मेदार ठहराया जाएगा हमेशा इतिहास में, एक कसूरबार जिसने ज्ञानवापी के सर्वे की अनुमति देकर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक छेद कर दिया, और उसके बाद वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो संभल पहुंचा, और संभल में सदियों पुरानी एक मस्जिद के सर्वे का आदेश एक स्थानीय आदेश अदालत ने दे दिया, चंद घंटों के भीतर आदेश दिया और चंद घंटों के भीतर वहां सर्वे टीम पहुंच गई, और उसके बाद क्या बवाल हुआ आप जानते हैं। और उसका असर अजमेर में हुआ, जो 12वीं शताब्दी की बनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी मंदिर और मंदिर के अवशेष खोजने वाली याचिका एक वहां दायर कर दी गई है। और अभी यह सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहां तक जाएगा कोई जानता नहीं, और इसका अंजाम क्या होगा कोई जानता नहीं, लेकिन देश जख्मी होगा। तो एक तो जिम्मेदार चंद्रचूड़ है और दूसरे जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता है, लेकिन उन्हीं से उम्मीद है। अगर चाहे प्रधानमंत्री मोदी तो यकीनन सब कुछ बदल सकता है, या थम सकता है, या रुक सकता है, लेकिन क्या वो चाहेंगे? मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि इसी का तो उन्हें सियासी फायदा होता है। तभी तो कटोगे तो बटोगे, एक हैं तो सेफ है के नारे बुलंद होते हैं। वही तो प्रधानमंत्री हैं जो कपड़ों से पहचाने जाते हैं जैसे नारे देते हैं। वही तो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि आपकी जमीन जायदाद छीनकर घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। वही तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अभी झारखंड में नारा बुलंद करके आए थे, क्या बेटी रोटी और माटी छीन लेंगे। किसके लिए बुलंद करके आए? उन्हीं प्रधानमंत्री से 17 लोगों को उम्मीद है, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कुछ पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, कुछ पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं, सेना के पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व संपादक हैं। इसमें चिट्ठी में प्रधानमंत्री को चिट्ठी कल लिखी गई 29 तारीख को, आज 30 तारीख है। प्रिय प्रधानमंत्री जी, हम स्वतंत्र नागरिकों का एक समूह है, गूगल ट्रांसलेशन बता रहा हूं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में देश में बिगड़ते सांप्रदायिक संबंधों को उतारने के लिए प्रयास किए हैं, सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पिछले 1 दशक में समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों और कुछ हद तक ईसाइयों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, जिससे दोनों समुदाय अत्यधिक चिंता और असुरक्षा में। अब उसके बाद वर्तमान परिस्थितियों में हमारे पास आपसे सीधे बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मौजूदा परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बिल्कुल वाकिफ नहीं है।
जो ये सब कर रहे हैं उनके तार बीजेपी, संघ और वीएचपी से जुड़े हैं। वो संरक्षित हैं वीएचपी, संघ और बीजेपी की तरफ से। अभी देखिए संभल में बीजेपी नेताओं के बयान आने लगे। अजमेर को लेकर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनका बयान आ गया कि हाँ मंदिरों और दरगाहों मस्जिदों की खुदाई होनी चाहिए, क्या हर्ज है उससे मूर्तियां निकले। कहाँ कहाँ खुदाई करेंगे, तो ये सब लोग सब मिले हुए हैं। दरगाह पर भी याचिका है कि इस पर क्या कहना चाहेगा? मुझे कुछ नहीं करना है, न्यायालय निर्णय करेगा, क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच पे कोर्ट आदेश देता है कि इसकी खुदाई करो, और खुदाई करने पे जो उसके अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक संबंध हमेशा अच्छे रहें। विभाजन की भयानक यादें और इसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियां हैं, और इसके बाद हुए दुखद दंगे हमारे दिमाग में अभी भी समाये हुए हैं। हम यह भी जानते हैं कि विभाजन के बाद भी हमारा देश समय समय पर भीषण सांप्रदायिक दंगों से हिल गया है। अब स्थिति पहले से बेहतर या बदतर नहीं है। हालांकि पिछले 10 वर्षों की घटनाएं इस मायने में अलग हैं कि वे संबंधित राज्य सरकारों और उनके प्रशासनिक तंत्र के स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई भूमिका को दर्शाती है। हमारा मानना है कि अभूतपूर्व है। गोमांस ले जाने के आरोप में मुस्लिम युवकों को धमकाने या पीटने की घटनाओं से शुरू हुई ये घटना निर्दोष लोगों की उनके घरों में ही हत्या करने और उसके बाद स्पष्ट रूप से नरसंहार के इरादे से इस्लामोफोबिक नफरत भरे भाषणों में बदल गई है। हाल के दिनों में मुस्लिम व्यापारिक प्रतिष्ठानों और भोजनालय रेस्टोरेंट्स का बहिष्कार करने, मुसलमानों को परिसर किराए पर न देने और स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों के इशारे पर मुस्लिम घरों को बेरहमी से गिराने की कोशिशें की गई है। प्रेस में बताया गया है कि लगभग 1,54,000 ऐसी इमारतों को निशाना बनाया गया और लाखों लोग बेघर हो गए या अपने व्यवसाय से वंचित हो गए। इनमें अधिकांश मुसलमान समाज के हैं, समुदाय के हैं। इसमें कोई शक नहीं। इस पर बहुत बार हम बात कर चुके बुलडोजर पर। उसके बाद आगे जो उन्होंने लिखा है कि नवीनतम उकसावे की वजह अज्ञात फ्रिंज समूह है। पहले तो ये अज्ञात फ्रिंज समूह नहीं है, ये ज्ञात फ्रिंज समूह है जिनका सीधा रिश्ता, मैं जैसा कि बार बार ने 1000 बार कहूँगा, बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी से है। भले ही मोहन भागवत कहते हो कि ज्ञानवापी को जो होना था उस पर हो गया, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों तलाशना, लेकिन ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के और काने की ओर। वरना कोई वजह नहीं है कि देश में ऐसी स्थितियां पैदा होती, लेकिन इन्हें लगता है कि अज्ञात फ्रिंज समूह है। चलिए, जो हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और उन स्थलों पर प्राचीन हिंदू मंदिरों को के अस्तित्व को साबित करने के लिए मध्ययुगीन मस्जिदों और दरगाहों पर पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। अगर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान है जो कल वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ इस तरह की अगर खुदाई हो जाए तो क्या हट जाए, क्या वो फ्रिंज एलिमेंट है, अज्ञात फ्रिंज एलिमेंट है? तो पहले तो आप जो चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं, आपकी संजीदगी की मैं कद्र करता हूँ, आपकी चिंता की मैं कद्र करता हूँ, उस चिंता में मैं भी शामिल हूँ, लेकिन खुलकर बोलिए तो सही कि अज्ञात फ्रिंज एलिमेंट नहीं है जनाब। ये सब पल्लवित पोषित बीजेपी, संघ और वीएचपी से जुड़े लोग हैं। घोषित तौर पर, अघोषित तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, परोक्ष तौर पर सबके तार जुड़े हुए हैं। और ये हिंदुत्ववादी संगठनों की जो कुकुरमुत्तों की तरह जो पैदाइश हुई है, ये सब बीते 10 साढ़े 10 सालों में हुई है। उनकी अगर पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कहाँ किसे कैसे संरक्षण मिल रहा है। बहरहाल, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो इस चिट्ठी में उम्मीद है प्रधानमंत्री से। पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद ऐसा लगता है कि अदालतें भी ऐसी मांगों पर अनावश्यक तत्परता और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देती है। मिसाल के लिए अकल्पनीय लगता है कि स्थानीय अदालत सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 12वीं सदी की दरगाह का सर्वेक्षण का आदेश दे, जो न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए एशिया में सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है, जिन्हें हमारी समन्वयकारी और बहुलवादी परंपराओं पर गर्व है। हालांकि अभी सर्वे के आदेश नहीं दिए गए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर याचिका कबूल हुई, मतलब याचिका खारिज हो सकती थी, जो याचिका कबूल हुई है वहाँ एक शख्स के द्वारा जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, मुसलमानों से नफरत के लिए कुख्यात है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन उसकी याचिका अजमेर में कबूल हुई है। उस पर 2 वीडियो में कर चुका हूँ। बहरहाल, यह सोचना ही हास्यास्पद है कि एक भिक्षुक संत, एक सूफी संत, एक फ़कीर जो भारतीय उपमहाद्वीप के सूफी भक्ति आंदोलन का अभिन्न हिस्सा था, करुणा, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक था, अपनी सत्ता कायम करने के लिए किसी भी मंदिर को नष्ट कर सकता है। वास्तव में आप सहित लगातार प्रधानमंत्रियों ने शांति और सद्भाव के उनके संदेश के प्रति
श्रद्धांजलि के रूप में संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर चादरें भेजी है। इस अद्वितीय समन्वयकारी स्थल पर वैचारिक हमला हमारी सभ्यतागत विरासत पर हमला है और समावेशी भारत के उस विचार को विकृत करता है जिसे आप स्वयं पुनर्जीवित करना चाहते हैं। पहले तो जिसे आप स्वयं पुनर्जीवित करना चाहते हैं, मैं अब इस चिट्ठी का ही पोस्टमार्टम कर देता हूँ। आप लोग खुलकर बोल नहीं रहे हैं, उम्मीद उनसे कर रहे हैं जिनसे मुझे तो उम्मीद नहीं है। लेकिन चलिए, हाँ, चूँकि वही देश के प्रधानमंत्री हैं, उम्मीद करना वाजिब है, लेकिन खुलकर बोलिए। लेकिन खुलकर बोलेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसी चिट्ठी में आप लिख रहे हैं कि आप मिलेंगे और उनसे बात करना चाहते हैं। आगे सुनिए, इसी चिट्ठी में लिखा है, ऐसी गड़बड़ियों के सामने समाज प्रगति नहीं कर सकता, नहीं विकसित भारत का आपका सपना साकार हो सकता है। विकसित भारत में प्रधानमंत्री के लिए मुस्लिम की कितनी हिस्सेदारी है, यह देश की राजनीति जो समझता है समझ सकता है। उन्हीं के मातहत तो योगी आदित्यनाथ हैं जो 80-20 का नारा बुलंद करते हैं, और जो बाकी मैंने जिक्र किया ये भी तो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से जो नारे हैं उनका जिक्र करूँ। और गोली मारो सालों को से लेकर लंबी फहरिस्त है। मुस्लिमों के सोशल, सामाजिक, आर्थिक बॉयकॉट करने वाले बीजेपी के सांसदों के बयान पर कब प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़कर उसके बाद सजा दे दी? कहा तो था कई बार, गांधी और गोडसे को लेकर भी कभी प्रधानमंत्री ने कहा था, मन से माफ़ नहीं करूंगा। क्या हुआ उसके बाद? बहरहाल, हम चिंतित नागरिक जिन्होंने भारत सरकार के लिए यहाँ और विदेशों में विभिन्न क्षमताओं में काम करते हुए अपना जीवन समर्पित किया है, मानते हैं कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सभी अवैध हानिकारक और ऐसी गतिविधियों को रोक सकते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्रियों और उनके अधीन प्रशासन कानून और भारत के संविधान मुख्यमंत्रियों और उनके अधीन जो प्रशासन है कानून और भारत के संविधान का पालन करे और अपने कर्तव्यों में किसी भी तरह की लापरवाही से अनगिनत दुखों का पालन करें। अब गूगल ट्रांसलेशन में कुछ गलती हुई है, हमारे सहयोगी ने इसका प्रिंट आउट निकाला। खैर, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्रियों और उनके अधीन प्रशासन कानून और भारत के संविधान का पालन करें। आपकी अध्यक्षता में एक सर्वधर्म बैठक की तत्काल आवश्यकता है, जहां आपको एक समावेशी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संदेश देना चाहिए कि भारत सभी के लिए एक भूमि है जहां सदियों से सभी धर्म एक साथ और सद्भाव में है, और किसी भी सांप्रदायिक ताकत को इस बहुलतावादी और विविध विरासत को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समय की बहुत कमी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सभी भारतीयों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वस्त करें कि आपकी सरकार सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव और एकीकरण को बनाए रखने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहेगी। जिस दिन प्रधानमंत्री चाह लें उस दिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे क्या? अगर चाहते तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, बेटी रोटी माटी, घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, कहते क्या? ये अलग बात है कि वही प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के पहले एक इंटरव्यू में किसी चैनल को बनारस में काशी के घाट पर कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, जिस दिन मैं करूंगा उस दिन राजनीति में रहने लायक नहीं रहूंगा। वाकई राजनीति में रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो कहकर भी आप वही कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आगे है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि हमारे बीच से एक छोटी से प्रतिनिधिमंडल को आप मिलने का समय दें। और उसके बाद वही दस्तखत है। अब इसमें जिनके नाम है वो नाम भी आपको बता दें जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में है, पहला नाम है NC सक्सेना साहब, IAS रिटायर, फॉर्मर सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। नजीब जंग, IAS अधिकारी, दिल्ली के पूर्व LG। नजीब जंग से अभी मैंने 2 दिन पहले भी बात की, उस बातचीत का छोटा सा हिस्सा भी इसी वीडियो के आगे देखेंगे। नजीब जंग और कुछ अधिकारी, और उसके बाद हैं इसमें शिव मुखर्जी IFS, अमिताभ पांडे IAS रिटायर्ड, SY कुरैशी चुनाव आयुक्त रह चुके, मुख्य चुनाव आयुक्त, मधु भादुरी IFS रिटायर, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, राजू शर्मा IAS रिटायर, रवि वीरा गुप्ता रिटायर्ड IAS, अभय शुक्ला रिटायर्ड IAS, शाहिद सिद्दीकी फॉर्मर एडिटर नई दुनिया, सुबोध लाल, सुरेश के गोयल रिटायर्ड IFS और अदिति मेहता रिटायर IAS। ये नाम है। अब ये नजीब जंग साहब, SY कुरैशी साहब और कुछ लोग, मेरे ख्याल से 2-3 और लोग थे। इन 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहले भी RSS प्रमुख से मिला था, शायद 2 बार या ज़्यादा, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन तब भी मैंने इस पर वीडियो किया था और यही सब बातें तब भी हुई थी। कई साल हो गए। उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि RSS प्रमुख देश में जो तनावपूर्ण माहौल बन रहे थे या बन रहे हैं उसमें दखल दे सकते हैं। वो चाहें तो ये जो माहौल है उस पर विराम लगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ था उन बैठकों का? उन बैठकों के बाद भी देश में स्थितियां बदली क्या?
नहीं बदली, लेकिन इन लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है, तो मिले थे। आज फिर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा है। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री इन्हें अपॉइंटमेंट देंगे कि नहीं, हालांकि अपॉइंटमेंट देना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि पहल करने से कोई रास्ता निकलता है। हो सकता है प्रधानमंत्री ऐसे 15-10 लोगों से मिलें, हो सकता है बातचीत में कोई रास्ता निकले, हो सकता है प्रधानमंत्री इनकी बातचीत से ही, या जो अगर इस तरह से कोई संवाद का दरवाजा खुलता है उससे वह दखल दें कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की जो धज्जियां उड़ रही है और ये जगह जगह याचिकाएं दायर की जा रही है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि उनके पास 1800 ऐसी मस्जिदों और दरगाहों का और मीनारों की लिस्ट है, ऐसे लोग जो कहते हैं भोजशाला से लेकर और मथुरा काशी का तो जिक्र होता ही है, कुतुब मीनार से लेकर आगरे के ताजमहल और संभल, और ये तो अभी ताज़ा जिक्र है, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, उस पर वीडियो मैंने पहले भी बात की। ऐसे लोग जो कहते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद, साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद नेता, उनका बयान है कि साक्षी महाराज का बयान है कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष हैं और जामा मस्जिद की खुदाई होनी चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद सदियों पुरानी, ये तो बीजेपी के हैं, तो इसलिए फ्रिंज एलिमेंट कहना बेमानी है। ये सब लोग सुनियोजित तरीके से ये काम करते हैं और एक प्रयोग है ये कि कुछ कुछ दिन पर ये इस तरह के मुद्दे को उठाओ ताकि देश में एकदम जो कोर इशू है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, बाकी समस्याएं हैं, लोगों की बाकी चिंताएं, वो तमाम चिंताओं पर पर्दा पड़ जाए। और उसके बाद आप यही हिंदू मुसलमान हर चौक चौराहे पर उठिए, सुबह की चाय चुस्की कहीं गांव में लेते हुए बैठ के यही बात करिए। आप हिंदू हैं तो कहिए कि भाई ये तो मस्जिद यहाँ जो है संभल में और अजमेर शरीफ में जो दरगाह है उसके नीचे तो हरिहर मंदिर है, महादेव मंदिर है, फला मंदिर है, वो तो ज़रूर खुदाई होनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ आपके गांव मोहल्ले में कोई मुस्लिम है तो एक तरह से उस पर तंज करिए। और यही साबित करने की कोशिश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से, व्हाट्सएप की तरफ से, बीजेपी IT सेल की तरफ से इतने आपके पास संदेश आएंगे कि उन संदेशों से आपके जहन में एक नफरत की परत जो मल्टी लेयर में तब्दील होती जाएगी और लगातार आप उसी तरह से सोचते जाएंगे कि हाँ ये सब तो आक्रांता हैं, ये सब तो आतताई हैं, ये तो ऐसे आतंकवादी हैं, ये हिंदू विरोधी लोग हैं और इनके अवशेष, इनके जो धर्मस्थल हैं, उनके धर्मस्थल के नीचे हमारे मंदिरों के अवशेष हैं, इसलिए सबकी खुदाई होनी चाहिए। आप यही सोचते रहिए और यही बीजेपी चाहती है। यही बीजेपी चाहती है कि आप जब लगातार इसी काम में इंगेज रहेंगे, लगातार यही सब सोचते रहेंगे, तो आप यही कहेंगे हाँ ठीक है, महंगाई है तो है, बेरोजगारी है तो है, अगर सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है तो है, हमारे लिए तो ठीक है कि मंदिर बन रहा है या कहीं मस्जिद टूटने के आसार दिख रहे हैं या किसी दरगाह की खुदाई के आसार दिख रहे हैं, सर्वे के आसार दिख रहे हैं। तो यही चाहती है सरकारें, बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी भी ये चाहते हैं। मैं यही मानता हूं कि वो चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो इसमें कोई शक नहीं कि ये स्थितियां जो पैदा हो रही है नहीं होती। लेकिन क्या वो इस पर विराम लगाने की कोशिश करेंगे, सवाल यही है। तो हम उम्मीद फिर भी करते हैं कि इन लोगों को, ये जो 17 हस्ताक्षर करता है, इन लोगों को प्रधानमंत्री मिलने का समय दें और उसके बाद इनकी बात सुने। कम से कम पता तो चले कि ये 17 लोग जब प्रधानमंत्री, 17 लोग इनमें से 5-7 लोग जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या भरोसा दिया, और अगर कुछ भरोसा प्रधानमंत्री ने दिया तो उस भरोसे के बाद देश में स्थितियां बदली क्या? मदन दिलावर जैसे शिक्षा मंत्री के बयान या उनकी जुबान पर लगाम लगी क्या? गिरिराज सिंह जैसे विभाजनकारी बयान देने वाले नेता मंत्री की जुबान पर लगाम लगी क्या? बीजेपी की दर्जनों विधायक या सांसद जो ऐसे बयान दे रहे हैं उनकी जुबान पर लगाम लगी क्या? ऐसे एलिमेंट जो बीजेपी, VHP, बजरंग दल का हिस्सा होकर अलग अलग राज्यों में माहौल खराब करने के लिए दिन रात जुटे हैं, क्या उनकी हरकतों पर लगाम लगी क्या? कम से कम ये देख तो पाएंगे, नहीं तो फिर वही कहेंगे जो शुरू में मैंने शेर में कहा, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो नजीब जंग साहब से एक लंबी बात मैंने 3 दिन पहले की थी, उसका कुछ हिस्सा, और यह शेर मैंने उनको भी कहा था जब उन्होंने उम्मीद जगाई थी, उसका कुछ हिस्सा भी इसी वीडियो में आप सुन सकते हैं। फिलहाल फिर मुलाकात होगी, नमस्कार। ये परिस्थितियां सरकार के स्पष्ट आदेश थे, केंद्रीय सरकार के, कि सांप्रदायिक दंगे में बातचीत कम करिए, कड़े से कड़े कदम उठाइए ताकि सांप्रदायिक विवाद रोका जा सके। मुझे शंका ये है कि और हमारा प्रशासन हेविली क्रिमिनलाइज हो रहा है। इसको रोकने के लिए बस एक ही तरीका है, और मेरा मानना ये है, अजीत भाई, चाहे आप इसको माने ना माने,
कि सिर्फ हिंदुस्तान में इस वक्त प्रधानमंत्री जी इसको रोक सकते हैं। मोदी जी इस वक्त हिंदू बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी, सिख बुद्धिजीवी, बौद्ध बुद्धिजीवियों को बुला के ये संदेश दें कि आप जगह जगह जाके जहां जहां आपका इन्फ्लुएंस है वहां बात करिए और वहां लोगों को समझाइए, ये मैसेज दीजिए कि हिंदुस्तान क्या है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब छोटे छोटे ग्रुप्स को बुला के और एसपीज और कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की और अपने चीफ मिनिस्टर्स की और चीफ मिनिस्टर को ये ताकीद करें कि मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा कि जहां 450 चर्चेस डैमेज हो गई हैं, 450 चर्चेस डैमेज हुई हैं मणिपुर में, आपने ये नहीं कहा है वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को और वो बने बैठे हुए हैं। तो जब तक ये संदेश, और ओनली द प्राइम मिनिस्टर कैन डू दिस टुडे, क्योंकि आपकी काबीना में कोई दम, आपकी तरफ अब मैं माफी के साथ, कलेक्टरों में कोई दम नहीं रह गया है। मैं माफी के साथ करेंगे। नहीं, मैं इसलिए इसमें ये कर रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री रोक नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री किसी सूरत में नहीं रोकेंगे। इसी बात पर सुदर्शन फाकिर का एक शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जब जिन पर आरोप है, जो रोटी बेटी और माटी छीनने के नारे अभी झारखंड में लगा रहे थे, जो बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव में ये कह रहे थे कि तुम्हारी जमीन जायदाद छीनकर ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठियों को दे देंगे विपक्ष के लोग, जो तुम्हारे पास 2 भैंस है तो एक भैंस खोलकर ये दे देंगे किसी को, तुम्हारे जेवर छीन लेंगे, तुम्हारे गहने छीन लेंगे, 2 बाइक है तो एक बाइक ले लेंगे, 2 मकान है तो एक मकान ले लेंगे, ये किसका नारा है। कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, किसका नारा है, किसकी जुबान से निकला। शमशान कब्रिस्तान किसकी जुबान से निकला। ये सारे जुमले मैंने वो दोहरा दिए जो खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकले हुए एकदम विभाजनकारी और सांप्रदायिक नारे हैं। तो जब टॉप से ही मैसेज क्लियर है सर, नीचे से मुख्यमंत्री कहता है कटोगे तो बटोगे, ऊपर बैठे शख्स कहते एक हैं तो सेफ हैं और तुम्हारी बेटी माटी रोटी छीन लेंगे, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं सर। इसलिए मैंने कहा ना, मेरा कातिल मेरा क्या मेरे हक में फैसला देगा। नहीं भाई, मैंने आपसे यही अर्ज किया कि जब आप पॉलिटिकल मफाद देखते हैं अपना, जब आप पावर में आना चाहते हैं, और पावर में आना इतना मुश्किल है और पावर में रहना उससे ज्यादा मुश्किल है कि आप ये सब हरकतें करते हैं। प्रधानमंत्री तो ले लिए, मैं तो वो ले भी नहीं सकता, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन आपको जो उम्मीद तो करनी पड़ेगी, अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं, अगर आप उस भारत की बात करते हैं जहां 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कितनी गरीबी। आप दिल्ली के पास रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, आप चलिए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भर्ती होने की कोशिश कर लीजिए। आप चलिए और दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल, वहां जब ओपीडी खुलता है तो एक हुजूम अंदर घुसता है डॉक्टरों के पास, और हुजूम दवाइयां लिखने के लिए, और डॉक्टर को ये नहीं मालूम चलता है कि मैं कैंसर की दवाई लिख रहा हूँ या सरदर्द की दवाई लिख रहा हूँ। ये गरीबी का आलम है, जहां पानी नहीं आता है, जहां लोगों को खाना नहीं मिलता है, जहां पोल्यूशन से लोग दमे से मर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं तो ये मेरी आपसे बार बार गुजारिश है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं सर, आपसे सहमत हूं कि इस वक्त देश को जरूरत क्या है। क्या आप अतीत के सदियों पुराने किसी जख्म को कुरेद कर घाव बनाएंगे, फिर घाव को कुरेद कर जानलेवा बीमारी बनाएंगे और जान देंगे, या फिर भविष्य की ओर देखेंगे। आप जब एक तरफ 2047 के रोड मैप की बात करने लगते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस पर हम जाएं तो उनके जुमलों की लंबी लिस्ट है। जब ये करते हैं तो क्या उसके लिए संभल की किसी मस्जिद में जो 15वीं शताब्दी की मस्जिद है, सर्वे करके ये पता लगाने की जरूरत है कि हरिहर मंदिर था या कल्की मंदिर था, या कल को कोई आ जाए सिरफिरा जो हो चुका है पहले, कुतुब मीनार 26 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया इसलिए भजन कीर्तन करो, कुतुब मीनार की खुदाई कर दो या ताजमहल की खुदाई कर दो या कहीं और कर दो, लंबी लिस्ट है मैंने आपको बताई। क्या ये रास्ता आपको 2047 की तरफ ले जाएगा जो प्रधानमंत्री का सपना है? क्या इस रास्ते पर विश्व गुरु बनेंगे? क्या इस रास्ते पर चलकर जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, जो 5 किलो के अनाज पर आश्रित हैं, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो 5 किलो अनाज अपने दम पर खरीद सकें,
आज सरकार ने फ्री भी क्या कर दिया सर? महाराष्ट्र चुनाव में क्या हुआ? क्योंकि आपने 1500 रुपए महीने की एक किस्त लाड़की बहन बांध दी और 7500 रुपए दे दिए। वही हुआ मध्य प्रदेश में और वही हुआ झारखंड में। तो ये सब स्थितियां क्यों है? क्योंकि आपका रोड मैप, एक तो यहां ये हो गया फ्री दो और वोट लो, और दूसरी बात पोलराइजेशन करो, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो बस सेफ है। जी हाँ, जी। तो यही मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे यही कहा था कि ये खेल ही पावर का है, और ये अपने सामने देख रहा है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और उस वक्त आप उसको नहीं रोक पाएंगे। मैं तो कहता हूं आज भी इनके लिए रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये फुट सोल्जर के मुंह में खून लग गया है, ये आप सुनने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोशिश लगा दी, और वो हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान गेटवाइज होके कि गाजा टाइप की पट्टी में रहने लगे, हम नहीं चाहते ये। हम नहीं चाहते कि हमारे क्रिश्चियन नन्स और पादरीज के साथ बदसलूकी हो, और उस इंटरेस्टेड नहीं, आपका प्रशासन इंटरेस्टेड नहीं है, आपके एनजीओ जो है वो नपुंसक हो चुके हैं। फिर कैसे काम करेंगे भाई, और हिंदुस्तान कैसे चलेगा? तो सोल्यूशन अगर ढूंढना है आपको, देखिए न्यायालय से अब आपको कोई उम्मीद नहीं रह गई, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से आपको उम्मीद नहीं रह गई, आपकी जो बिरादरी है वो किसी के गोद में जाके बैठ गई। तो हम जा कहाँ रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान बनना चाहते हैं? क्या आप अफगानिस्तान बनना चाहते हैं? मैंने 3 साल अफगानिस्तान में काम किया है, जब तालिबान वहां से चले गए थे, रिलायंस का रूल आ गया था, और मैंने वो दौर देखा है जो तालिबान ने वहां पर किया था। क्या हम हिंदुस्तान को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं जब इतनी नफरत हो जाए आपस में? और हो रही है। आप दिल्ली के ड्राइंग रूम में बातचीत करके तो देखिए और सुन के देखिए। हमारे धर्मगुरु को तो बैठना पड़ेगा आपस में। देखिए हमने तो, आपको तो मालूम है, हमने आरएसएस में बातचीत की, और हमने ये देखा कि जो शिकायतें हैं वो बहुत मिनिमल हैं। आप हमको काफिर कहते हैं, आप गाय खाते हैं, आपने मंदिर तोड़े, सोल्यूशन, जिसकी सोल्यूशन बात हो सकती है। आज गाय कोई नहीं खा रहा है, काफिर किसी को कोई नहीं कहता है, लेकिन आपके जहन में बैठ गया है कि मुसलमान हमको काफिर कहते हैं, इसलिए इनसे नफरत करो। मुसलमानों को भी ये कहना पड़ेगा कि भाई सिर्फ जो इब्राहिमिक, ये अपना रास्ता सही समझते हैं। मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जूस को ये समझना पड़ेगा कि भाई सिर्फ आप ही का रास्ता सही नहीं है, और भी अनेक रास्ते हैं, लेकिन इसको मिलाने के लिए इस नदी को इस ओशन में ले जाकर देना होगा आपको। डायरेक्शन कौन देगा? मैंने आपको कहा ना कि ना गांधी जी हैं, ना विनोबा जी हैं, ना बाबा आमटे हैं, ना रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो डायरेक्शन देगा कौन भाई? और ना बीजेपी में ऐसी धाराएं हैं कि एक तरफ आडवाणी है, एक तरफ वाजपेयी है, कि आडवाणी नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हैं, और वाजपेयी कम से कम ये कह तो रहे कि राजधर्म निभाते गुजरात दंगे के बाद। तो कम से कम हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर भी तो धाराएं थी, वो भी नहीं है। एको हम द्वितीय अस्थि। लेकिन मैंने पिछली बार भी आपसे जब बात की थी उस मुद्दे पर, आरएसएस के नेतृत्व से आपकी मुलाकात को लेकर, तब भी कुछ असहमतियां थी। फिर मैं कह रहा हूं सर कि आप बार बार जब कह रहे हैं, शायद दूसरी बार तीसरी बार आपने कहा कि फुट सोल्जर के मुंह में खून लग गया। मैं कहता हूं फुट सोल्जर के मुंह में खून नहीं लगा। अगर वो सोल्जर है, दरअसल चीफ के मुंह में खून लगा हुआ है, क्योंकि फुट सोल्जर की क्या हैसियत है? फ्रिंज एलिमेंट है। जो चीफ हैं उनको कुछ भी कह दीजिए, टाइम मैगजीन कभी डिवाइडर इन चीफ कह चुका है, उनके मुंह में खून लगा है। तभी तो भाई जब आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और ये घुसपैठी और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, तो भाई नीचे वाला तो उससे 100 गुना ज्यादा करेगा। ये ऊपर से आ रहा है, हम ये क्यों नहीं सोचते? और ये बोलने में हमको गुरेज क्यों होना चाहिए? नहीं, मैं दूसरी स्टेज पे आ गया हूं कि बोलने वाला जो ऊपर का आदमी है वो समझ रहा है कि डैमेज भी हो। अगर ऊपर बैठे हुए आदमी को हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो फिर एक कोर्स करेक्शन की भी जरूरत है, और अगर वो कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो जो आपने संकेत दिया है, मैं तो खुद कहता हूं कि 2 महीने में आप वो तमाशा देखने वाले हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। ऐसे हैं जो इसका इशारा लेंगे और 2-2 घंटे में ये ऑर्डर करेंगे, और फिर उन्हीं 25 जिलों में वहां के एसपी और कलेक्टर कुछ नहीं करेंगे और गोली चलेगी हिंदुस्तान में। ये तो इनएविटेबल है। लेकिन क्या जो हमारी गवर्नमेंट है ये चाहती है
और ये गवर्नमेंट नहीं चाह सकती, क्योंकि हिंदुस्तान को तबाह करना कोई सरकार नहीं चाहती। आप किसी को सताना चाहते हैं, ये मुमकिन है, लेकिन मुल्क को बर्बाद करना मैं नहीं विश्वास करता कि ये चाहेंगे। तो अब क्या, अब देखिए जो मैंने शुरू में कही चिंताएं आप भी समझते हैं, इससे ये रास्ता अब कहां ले जा रहा है? देखिए, ये उम्मीद तो आपने तब भी पाली थी जब आरएसएस चीफ से मिले आप जैसे 4-5 लोग, बुद्धिजीवी लोग, एसवाई कुरैशी साहब और लोग। उसको वक्त हो गया काफी, स्थितियां कुछ बदली, क्या बदली तो नहीं मेरे हिसाब से। तो जो शुरू में हमने ऊपर लिखा है, मस्जिदों के सर्वे का ये सिलसिला देश को कहां ले जाएगा, या ऐसी स्थितियां कहां ले जाएगी अगर और ये चला, रुकेगा क्या? नहीं, क्योंकि संकेत कोर्ट ने दे दिया है कि कोर्ट में जो बहुत सारे जजेस हैं उनके क्या इंक्लिनेशन हैं, और अगर ये बात सही है तो ये सिलसिला रुक नहीं सकता, क्योंकि एक आदमी ने सुराग दे दिया है, एक रास्ता बता दिया है कि मुस्लिम समाज को और किया जाए और परेशान किया जाए। तो आप समझ सकते हैं अगले 2 महीने 3 महीने में क्या होने वाला है। उसका उच्चारण करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है वो बिल्कुल मुझे तो अंधेरे वाला दिखता है। क्योंकि अगर न्यायालय पे विश्वास आपका हट गया और प्रशासन कई दिन से मिला हुआ है, तो फिर उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर सिर्फ ये विनाश है। तो क्या व्हाट नेक्स्ट? जैसे आपने विपक्ष की, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, रामधारी सिंह दिनकर की लाइन है, पहले विवेक मर जाता है। जी। तो अब क्या नेक्स्ट? क्या, चाहे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हों, चाहे अपने अपने स्तर से प्रयास करने वाले तमाम लोग हों, हम लोग बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, कुछ लोग समय समय पर पिटीशन भी लगाते हैं ऐसे मामलों में। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस मामले में भी कोई याचिका दायर की जाए, लेकिन क्या रास्ता क्या है? क्योंकि जो फैसला करने वाला है, जो सत्ताधीश है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में अधिकार है, जिसके एक निर्देश पर ऐसी जो चीजें हो रही है, वो नफरती एजेंडे को बढ़ाने वाली ये चीजें वो बंद हो सकती है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। अगर नहीं चाहता है और जिसका संकेत है, तो फिर बर्बादी है। फिर मैं गंभीर शब्द, मैं सिविल वॉर यूज नहीं करना चाहता, बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन मैं दंगों की कल्पना कर सकता हूं, मैं एक अजीब बेचैनी की कल्पना कर सकता हूं, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आपका जो विकास हो रहा है उसकी चिंता कर सकता हूं, आपके जो बाहर से निवेश आ रहा है उसकी चिंता कर सकता हूं। ये सब लोग चले जाएंगे, ये आपके पास नहीं रहने वाले। कोई नहीं रहना चाहता जिस देश में हर वक्त बलवा हो रहा हो। ये देश के लिए तमाशा फिर लोग देखेंगे, और फिर उस वक्त देखेंगे कि जिसका जो रिट्रीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप जैसे कह रहे हैं कोई नहीं रहना चाहता, हर वक्त देश में बलवा हो रहा हो, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो यही तो कहते हैं कि 10 साल से देश में शांति, अमन, चैन है, कोई बलवा नहीं हो रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं। पहले की सरकारों के वक्त दुनिया भर के मलियाना से लेकर मेरठ तक, बिहार में भागलपुर से लेकर कहां कहां दंगे हुए, वो तो यही बताते हैं कि हमने सब कंट्रोल कर लिया। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। जब आपने एक समाज को इतना दबा दिया कि हौसला टूट जाए, और जब आप 1,54,000 घरों को तोड़ दें, तो फिर तो दंगा कंट्रोल हो जाता है। जब आपके लोग पुलिस में कस्टडी में रहते हुए एक आदमी को, पुलिस के सामने एक आदमी को गोली मार देते हैं इलाहाबाद में, और खौफ में 20 करोड़ लोगों को रखना चाहते हैं, तो फिर आप दंगे को कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन कब तक कंट्रोल कर देंगे? देखिए, बांध में पानी एक लेवल पर रहता है, फिर बांध टूटता है। ये दिस इज हिस्ट्री। आखिरी सवाल है नजीब जंग साहब, आपने चूंकि विपक्ष का भी जिक्र किया, हालांकि विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का भी बयान देख रहा हूं, अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है, एक तरह से कहा है कि ये बीजेपी का नफरती एजेंडा है, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही बयान आया है। विपक्ष की क्या भूमिका ऐसे मौकों पर देखते हैं जब इस तरह का एक सिलसिला शुरू हो रहा है? अगर
अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या करते? इस वक्त गांधी वो तो हो सकता इस है वक्त अनशन पर बैठ गांधी जाते, आमरण जी आमरण सुनिए, अनशन शुरू कर देते। इसलिए इसलिए जी, तो क्या राहुल जी और अखिलेश जी दिल्ली में बैठ के और लखनऊ में बैठ के ये कह रहे हैं? ये तो कहते, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उनके पास उनकी आज हिंदुस्तान में कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो संभल जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाए और ये संकेत दे कि हम हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं। हमारा वही मुल्क है, हमारा देखिए वही मुल्क है जहां उसी अकीदे से मुसलमान सिंपल जाता है सर पे साफा बांध के। ये वही मुल्क है जो मोइनुद्दीन चिश्ती पे आपकी मजार आप जाते हैं और एक सिख भाई जाता है मन्नत मांगने के लिए। ये वही मुल्क है। मैं भी जा चुका हूँ तो अजमेर, कोई मैं भी गया विपक्ष हूँ। जी, तो क्यों नहीं आपके नेता के भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? कौन रोक रहा है उनको? 144 तो लगेगी, एक दिन के लिए गिरफ्तार तो होंगे, और क्या होगा? लेकिन अगर आपका जेन्युइन कमिटमेंट, इसीलिए मैंने आपको इशारतन कहा था कि ये सब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा चुके हैं, इनमें वो हौसला खत्म हो चुका है। मैंने मार्क्सिस्ट को फिर अलग करता हूं, मेरा अब भी मानना ये है कि वो पार्टी में लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, लेकिन सब पार्टियां जो हैं ये बात करने के हैं भाई। ये जब तक इनमें द लायन इन द डेन और ये हौसला नहीं होगा। आपने यूपी की बात की, ये एक मजाक बन गया है, दिस यादव मुस्लिम ये वो। कितने मुसलमान यादव मुसलमानों को यादव साहब ने प्रमोट किया है कि हम पे लांछन लग जाएगा कि हम जो हैं वो प्रो हिंदू हैं। दिस इज प्रो मुस्लिम है, दिस इज एन इशू। नेता हौसला टूट चुका है नेताओं का। ये जब तक अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर आपको लंगोट बांध के अखाड़े में निकलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब। हमारी चिंता, आपकी चिंता, एक नागरिक की चिंता वही कॉमन है जो देश के सेकुलर फैब्रिक में यकीन करते हैं, भाईचारे वाले समाज को देखना चाहते हैं। और जब तक देश की सियासी जमात इस बात को समझेगी नहीं और जब तक उस दिशा में काम नहीं होगा, तब तक अंजाम क्या होगा हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नजीब जंग साहब हमारी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।